हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़े इस कक्षा में स्नातकोत्तर स्तर के सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर हरिंदर कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इग्नो का स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। और प्यारे विद्यार्थियों, हमारी यह हमेशा से कोशिश रही है कि हम आपको अच्छे से अच्छे ज्ञानवर्धक पाठ्यक्रम से आप जोड़ सकें और इस पाठ्यक्रम के आधार पर हम आपको अधिक से अधिक ज्ञान जो है वो प्रदान कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी यह अच्छे से जानते हैं कि अभी हमारा कोर्स कोड MHD 04 की इकाई 17 तक हम पढ़ चुके हैं और अपने इसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए, अपने इसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए आज हम उन लेखक के बारे में चर्चा करेंगे, उनके उस निबंध के बारे में चर्चा करेंगे जो लेखक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, विशेषकर आलोचना के क्षेत्र में अपना एक विशेष स्थान और महत्व रखते हैं। वह हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के निबंध संस्कृति और जातीयता, इस निबंध पर आज के हम इस वीडियो लेक्चर में, इस आख्यान में चर्चा विचार विमर्श करने वाले हैं। और मुझे यह पूर्ण आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने यह निबंध पढ़ लिया होगा। जिन विद्यार्थियों को अगर अभी तक इग्नो के कोई नोट्स नहीं मिले हैं तो वह अपनी मेल जो है वो इग्नो की मेल आईडी पर अपना प्रार्थना पत्र डाल सकते हैं कि उन्हें नोट्स जो हैं किस पते पर भेजे जाने चाहिए। और एक बात मैं बेटे आप लोगों से और कहना चाहूँगा, अगर इस वीडियो लेक्चर से संबंधित या पाठ्यक्रम से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, या आप कुछ जानना चाहते हो, या किसी वीडियो लेक्चर में कोई निबंध, कोई उपन्यास, कोई कहानी, कोई नाटक जिन पर हम चर्चा कर चुके हैं उसमें से आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस ईमेल का, उस मैसेज का जल्दी से जल्दी आपको जवाब जो है वो भेज दिया जाए। तो अब आइए बिना देरी के शुरू करते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का निबंध संस्कृति और जातीयता। MHD 04 कोर्स की यह इकाई 18 है। इस निबंध के अंतर्गत हम संस्कृति और जातीयता की अंतर्वस्तु, हिंदी जाति की अवधारणा, संस्कृति और जातीयता का मूल्यांकन और इस निबंध पर जो लेखकीय व्यक्तित्व है उसका क्या प्रभाव है और निबंध की भाषा शैली कैसी है, ऐसी सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। संस्कृति और जातीयता हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का एक वैचारिक निबंध है। यह इस पाठ्यक्रम की 18वीं इकाई है और इससे पहले हम प्रताप नारायण मिश्र जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों का अध्ययन भी कर चुके हैं। इस निबंध से आपको जातीयता और संस्कृति की परिकल्पना को समझने में सहायता मिलेगी और साथ ही इकाई में निबंध की अंतर्वस्तु, लेखीय व्यक्तित्व का प्रभाव, निबंध की भाषा और शैली की विशेषताओं पर भी विचार जो है वो किया गया है। रामविलास शर्मा का संबंध साहित्य के प्रगतिशील आंदोलन से रहा है। प्रगतिशील आंदोलन की शुरुआत जो है वो 30 के दशक में हुई थी। लगभग उसी समय
रामविलास शर्मा जी ने लिखना जो है वो प्रारंभ किया था। रामविलास शर्मा जी ने इस निबंध में संस्कृति और जातीयता की संकल्पना पर विचार किया है। संस्कृति की जातीयता से क्या तात्पर्य है और इन दोनों का परस्पर संबंध क्या है? हमारे देश के संदर्भ में संस्कृति और जातीयता का विकास किस रूप में हुआ? आधुनिक और स्वतंत्र भारत में सांस्कृतिक विविधता तथा जातीय एकता के लिए क्या किया जाना जरूरी है? हिंदी भाषी प्रांतों में सांस्कृतिक और जातीय एकता का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो ऐसे बहुत से सवाल हैं बेटे जिन पर रामविलास शर्मा जी ने अपने इस निबंध में विचार विमर्श किया है और इन सभी पहलुओं का विवेचन कर हमें यह समझने का प्रयास करना है कि रामविलास शर्मा जी के मत की प्रासंगिकता क्या है। अपने विचारों को प्रस्तुत करने में भाषा और शैली दोनों दृष्टियों से उन्हें किस सीमा तक सफलता मिली है? ठीक है, तो संस्कृति और जातीयता यह एक काफी महत्वपूर्ण निबंध है। जातीयता विषय पर लेखन के प्रति वे शुरू से ही आकृष्ट रहे हैं। बाद में उन्होंने हिंदी जातीयता की अवधारणा को प्रस्तुत किया और उस पर लगातार लेखन किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने 9वें दशक में लिखना शुरू किया, तो 9वें दशक में उन्होंने हिंदी जाति का साहित्य नाम की पुस्तक भी लिखी। अपने जीवन के अंतिम दौर तक वे इस विषय पर लिखते रहे हैं और इस अवधारणा पर दूसरे लेखकों और विद्वानों के विचारों की समीक्षा भी प्रस्तुत करते रहे हैं। हिंदी जातीयता की अवधारणा आज हिंदी साहित्य जगत की एक सर्वमान्य अवधारणा हो गई है। यद्यपि इसकी जो परिभाषा है या जो व्याख्या है उसको लेकर आपसी काफी मतभेद हैं, लेकिन फिर भी इस बात का श्रेय जो है वो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को जाता है कि उन्होंने हिंदी जातीयता और हिंदी जाति का साहित्य को साहित्य आलोचना के केंद्र में स्थापित कर दिया। जातीयता संबंधी उनकी अवधारणा को समझने के संदर्भ में ही इस निबंध का जो आधार है वह काम करता है। प्यारे विद्यार्थियों, यह एक विचार प्रधान निबंध है, अर्थात इसमें विचारों की प्रधानता है। इसमें लेखक ने संस्कृति और जातीयता के जो पारस्परिक संबंधों पर भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विचार किया है। अब जैसे संस्कृति की परिभाषा देखिए, संस्कृति की परिभाषा देते हुए वो क्या कहते हैं? वह लिखते हैं कि संस्कृति एक व्यापक शब्द है। उसके अंतर्गत मनुष्य का आचरण, संस्कृति के अंतर्गत की बात कर रहा हूं बेटे, उसके अंतर्गत क्या आता है? मनुष्य का आचरण, उसका भाव जगत, विचारधारा, साहित्य, कला, विज्ञान, ये सभी आ जाते हैं। एक छोटी सी परिभाषा पर विचार करें तो हम यह पाते हैं कि इसमें मनुष्य की गतिविधियों के सभी क्षेत्र जो है समाविष्ट हो जाते हैं। ऐसे सभी क्षेत्र जिसका संबंध जो है वो मनुष्य से है। मनुष्य का सोचना, विचारना, उसका महसूस करना, उसकी क्रियाशीलता का विस्तृत संसार संस्कृति के क्षेत्र में आता है। न केवल आज बल्कि मानव सभ्यता के इतिहास में उसने जो कुछ अर्जित किया है, जिससे मनुष्य और अधिक मनुष्य बनता है, वह सब संस्कृति के अंतर्गत आ जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की इस परिभाषा से बेटे यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे जीवन और जीवन से जुड़ी गतिविधियों से काट कर देखा जा सकता है। वह तो मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में समाहित है। मनुष्य का पहनना, ओढ़ना, खाना पीना,
रचना, सोचना, बोलना, लिखना, ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें संस्कृति अभिव्यक्त नहीं होती या जिससे संस्कृति का निर्माण नहीं होता। और यही कारण है रामविलास शर्मा जी इस निबंध में आगे कहते हैं कि अपने सुदीर्घ जीवन में मनुष्य ने ऐसी सांस्कृतिक निधि अर्जित की है। देखिए, ध्यान से सुनने वाली बात है बेटे। कहते हैं अपने जीवन, सुदीर्घ जीवन में, सुदीर्घ मतलब पूरे जीवन में, अपने सुदीर्घ जीवन में मनुष्य ने ऐसी सांस्कृतिक निधि अर्जित की है जो मानव मात्र की संपत्ति है। इस मानव संस्कृति के वे 3 उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। एक, बच्चों से प्यार, दूसरा, नारी जाति का सम्मान, और तीसरा, मनुष्य मात्र की समानता का भाव। मानव संस्कृति के ऐसे कई अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कह सकते हैं कि संपूर्ण मानव जाति की एक समान संस्कृति होती है, लेकिन उनका मानना है कि अलग अलग देशों और वर्गों की अलग अलग संस्कृति भी होती है। स्वयं उन्हीं के ही शब्द हैं। देशों और महाद्वीपों के साथ वर्गों की अपनी संस्कृति भी होती है। रामविलास शर्मा जी के इस कथन से यह साफ है कि उनके विचारों में यदि एक मानव संस्कृति होती है तो एक राष्ट्रीय संस्कृति भी होती है। देखिए, अब 2 चीजें आ गई, एक मानव संस्कृति और दूसरी राष्ट्रीय संस्कृति। लेकिन एक राष्ट्र या एक समाज में सभी की संस्कृति एक सी नहीं होती। यहाँ पर वो इस बात पर बल देती हैं कि एक ही समाज में अलग अलग तरह की संस्कृति होती है। यही कारण है कि उन्होंने निबंध में लिखा है कि मानव संस्कृति मानव जीवन से भिन्न है, क्योंकि मानव जीवन निरंतर परिवर्तनशील है और यह परिवर्तन सभी समाजों में एक सा घटित नहीं होता। इसीलिए सांस्कृतिक परिवर्तन भी अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। संस्कृति की परिवर्तनशीलता के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाते हुए वे कहते हैं कि सामंतवाद की अपनी कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो सभी देशों के सामंत वर्ग में देखी जा सकती हैं। स्वयं उन्हीं के शब्दों में विलास प्रियता, निष्क्रियता, अलंकार प्रेम, साहित्य में चमत्कारवाद, हर देश में सामंतवाद की अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं जो हैं वो रही हैं। रामविलास शर्मा जी अपनी इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो लोग भारत में वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीयकृत मानते हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि यह व्यवस्था सामंतवाद की उपज है और किसी न किसी रूप में यह सभी सामंती समाजों में विद्यमान भी रही है। लेकिन जहां जहां सामंती समाज टूटे हैं वहां वहां वर्ण व्यवस्था भी टूटी है। सामंती समाज से पहले आदिम समाजों में वर्ण व्यवस्था नहीं मिलती। इस प्रकार पूंजीवाद के विकास ने सामंती समाज के सामाजिक ढांचे को तोड़ा और एक नई तरह का समाज जो है वो बनाने का प्रयास किया। जनता की शिक्षा और सांस्कृतिक विकास उनकी भाषाओं में ही संभव है। इसीलिए जो लोग अंग्रेजी या संस्कृत के द्वारा भारत की एकता बनाए रखना चाहते हैं वे एकता के दृढ़ आधार को नहीं समझते, वे जनता की शक्ति नहीं पहचानते। हिंदी क्षेत्र में भक्ति आंदोलन ने इस क्षेत्र की 2 प्रमुख भाषाओं ब्रज और अवधी को विकसित होने का अवसर प्रदान किया और इस दौर में ये दोनों भाषाएं ना सिर्फ साहित्यिक भाषाओं के रूप में विकसित हुईं अपितु एक दूसरे के नज़दीक भी आईं। इन भाषाओं में लिखा गया साहित्य सिर्फ अपने क्षेत्र में ही लोकप्रिय नहीं हुआ अपितु अपने क्षेत्र से बाहर भी लोकप्रिय हुआ। 19वीं सदी में जब पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ तो ब्रज और अवधी ही नहीं अपितु खड़ी बोली को भी अपनाया गया। इसका क्या कारण था, क्यों ऐसा हुआ?
कि लगभग 2 सदियों के साहित्य के क्षेत्र में वर्चस्व बनाए रखने वाली ब्रज की बजाय खड़ी बोली को अपनाया गया। इसका कारण था बेटे, खड़ी बोली पश्चिम से पूर्व की तरफ आने वाले व्यापारियों के साथ हिंदी क्षेत्र में प्रसारित हुई। इस व्यापार का क्षेत्र जैसे जैसे विकसित होता गया, वैसे वैसे खड़ी बोली हिंदी का भी फैलाव होता गया। हिंदी के विकास का संबंध जातीयता के विकास के साथ इसी रूप में है। भाषा आसान थी और अधिक लोक व्यवहार से जुड़ी हुई थी, इसलिए खड़ी बोली को विशेष महत्व जो है वो प्राप्त हुआ। अगर हम बात करते हैं जातीय चेतना और राज्य के पुनर्गठन की, तो जातीयता की चेतना रामविलास शर्मा जी के अनुसार सामंत विरोधी चेतना है। जैसे जैसे जातीयता का विकास हुआ, वैसे वैसे विभिन्न जातीयताओं का जातीय आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग भी जो है वो सामने रखी गई। हालांकि अंग्रेजों के द्वारा इस मांग को ठुकरा दिया गया, उसे स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन आज़ादी के बाद, भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद राज्यों की यह जो पुनर्गठन की मांग थी, यह फिर से जोर पकड़ा इस मांग ने, और कहीं ना कहीं इस मांग को स्वीकार भी किया गया। और जैसे जैसे जो पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन होता गया, वैसे वैसे भाषाओं का, प्रांतीय भाषाओं का, प्रांतों की जातीय भाषा के रूप में इन भाषाओं को स्वीकार भी किया गया। लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी इस बात के समर्थक हैं कि हिंदी भाषी राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना चाहिए। वे इस बात के कायल नहीं हैं कि छोटे छोटे राज्य होने से शासन चलाना जो है वो सुविधाजनक होता। उनका मानना है कि राज्य चलाने में सुविधा छोटे या बड़े राज्यों से नहीं, अपितु केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों के बंटवारे से है। सभी भाषाओं के लिए अलग अलग राज्यों की स्थापना होनी चाहिए। उनके विचार में जिन भाषाओं को बोलने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, उनके जातीय विकास के लिए मुख्य राज्यों के अंतर्गत स्वायत्त प्रदेश कायम किए जा सकते हैं। और हिंदी भाषा जनता का यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह एक राज्य के अंतर्गत संगठित होकर अपना औद्योगिक और सांस्कृतिक जो है वो विकास करे। ठीक है, तो ये इसमें बेटे क्या है कि बात जो लेखक हैं वो सभ्यता और संस्कृति की करते हैं, और उसके साथ साथ वो भाषा को एक माध्यम बनाते हैं कि, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में अनेकों धर्म हैं, भारत में अनेकों धर्म हैं, और उन धर्मों के आधार पर, उन जातियों के आधार पर भाषाओं में, अनेक भाषाओं में भारत जो है वो बंटा हुआ है। अनेक धर्म हैं, अनेक भाषाएं हैं, है ना। राज्यों का पुनर्गठन है, राज्य हैं, पंजाब है, हिमाचल है ना। और सब राज्यों की अपनी अपनी कोई भाषा अलग अलग उन्होंने अपना रखी है। लेकिन लेखक जो हैं वह ये कहते हैं कि एक भारत होना चाहिए और उसकी एक भाषा होनी चाहिए। संस्कृति पर भी वह सवाल करते हैं। संस्कृति पर वो क्या कहते हैं? वो संस्कृति शब्द पर विचार करते हुए वह कहते हैं कि यह एक व्यापक शब्द है जिसमें मनुष्य का आचरण, उसका भाव जगत, विचारधारा, साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि सब का समावेश हो जाता है। प्रत्येक जातीय समुदाय की अपनी लंबी सांस्कृतिक परंपरा होती है और उसी परंपरा से उसकी संस्कृति का जो है वो खास स्वरूप बनता है। ठीक है, और ऐसा करते हुए
वह दूसरी जातीय समुदायों के संपर्क में भी आती है और इस प्रक्रिया में उनसे रिश्ता बनाते हुए अपनी संस्कृति में उनके प्रभावों को ग्रहण भी करती है और उन समुदायों पर अपना प्रभाव भी छोड़ती है। संस्कृति निर्माण की प्रक्रिया सतत प्रवाहमान प्रक्रिया है जिसमें वह निरंतर कुछ पुराना छोड़ती और नया ग्रहण करती हुई चली जाती है। देखिए बेटे, इसकी एक छोटी सी उदाहरण आपको दे के समझाता हूँ। मान लो पंजाब से कुछ व्यक्ति जो हैं हरियाणा में चले गए, या हरियाणा से कुछ व्यक्ति जो हैं वो उत्तराखंड में, बिहार में, यूपी में या किसी अन्य क्षेत्र में चले गए। तो वह यह एक निरंतरता है कि वह वहाँ दूसरे क्षेत्र में रहकर वहाँ से कुछ सीखेंगे, उनकी सभ्यता से, उनकी संस्कृति से, उनकी भाषा से प्रभावित होकर कुछ ग्रहण करेंगे और यह भी दृढ़ निश्चित है कि इनसे प्रभावित होकर वहाँ के जो लोग हैं जिनके संपर्क में ये लोग जुड़े हुए हैं वो लोग कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया ग्रहण करेंगे, नई सभ्यता, नई संस्कृति के बारे में, नई भाषा के बारे में, भाषा के कुछ शब्दों के बारे में उन्हें भी ज्ञान होगा। तो यह आदान प्रदान जो है वह निरंतर प्रवाहमान रहता है। संस्कृतियों का, सभ्यताओं का फैलाव जो है, भाषा का फैलाव जो है वह ऐसे ही होता है। जहाँ तक राष्ट्रीय संस्कृति का सवाल है, भारत जैसे बहुजातीयता वाले देश में एक राष्ट्रीय संस्कृति का अर्थ सिर्फ इतना हो सकता है कि विभिन्न जातीय संस्कृतियों की स्वायत्तता और परस्पर संबद्धता को स्वीकार करते हुए उनमें अंतर्निहित एकता के सूत्रों को विकसित किया जाए। यह कार्य संस्कृति की सहज स्वाभाविक विकास प्रक्रिया को अनुशासित और नियंत्रित करके नहीं किया जा सकता और ना ही किसी एक जातीय संस्कृति की विशेषताओं को दूसरे की तुलना में अधिक तरजीह देकर किया जा सकता है। स्वयं रामविलास शर्मा जी अनेक विभिन्नताओं में एकता की अनुभूति को राष्ट्रीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति की विशेषता के रूप में स्वीकार करते हैं। हिंदी जातीयता की चर्चा करते हुए रामविलास शर्मा जी ने भाषा को एक मुख्य कारण माना है। सबसे ज्यादा महत्व उन्होंने भाषा को ही दिया है। हिंदी भाषी क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन उनमें एक रूपता का जो है वो अभाव पाया जाता है। शर्मा जी जातीयता के सवाल को जिस रूप में देख रहे हैं उससे इस समाधान की संभावना अभी तो नजर नहीं आती। इसके विपरीत जातीयता की इस मांग का लाभ पूंजीवादी और सामंती तत्वों को मिलता हुआ नजर आता है कि कैसे वो लोग धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर भेदभाव कर फायदा उठाने वाले हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के विचारों में मार्क्सवादी थे और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ग्रामीण थी। ठीक है, इसीलिए उन्होंने समाजवादी और प्रगतिशील आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और ये जो प्रभाव था यह प्रभाव उनकी लेखनी में भी दिखाई पड़ता है। डॉक्टर शर्मा जी, रामविलास शर्मा जी की निबंध जो शैली है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की परंपरा में आती है। वे अपनी बातों को अत्यंत सहज और सुबोधगम्य रूप में पेश करने में प्रवीण हैं। वे गंभीर विचारों को भी अत्यंत प्रभावशाली रूप में रखने में दक्ष हैं और उदाहरण के माध्यम से वह अपनी भाषा को पुष्ट करते हैं, अपनी बात को दूसरे के सामने रखते हैं। उनकी भाषा बोलचाल की भाषा है जिसमें हिंदी का स्वाभाविक रूप देखने को मिलता है। वे तत्सम तद्भव देशीय शब्दों के साथ उर्दू के बोलचाल के शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। इस निबंध के माध्यम से बेटे रामविलास शर्मा जी के निबंध लेखन की कुछ जो सीमाएं हैं वो भी हमारे सामने आती हैं। जैसे उनके लेखन में बहस, मुबाहिसों
की शैली का प्रभाव है। उनके विचारों का आग्रह तो झलकता है, लेकिन भावनात्मक तरलता विरले ही नजर आती है। भाषा की उनकी सरल और सुबोधगम्य है, लेकिन उसमें साहित्यिक रचनात्मकता का अभाव जो है वो साफ देखा जा सकता है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हिंदी निबंध और हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान और महत्व रखते हैं, और उनका यह निबंध भी हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि के रूप में हमारे सामने आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह थी हमारी आज की वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के निबंध संस्कृति और जातीयता पर विचार विमर्श किया। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इस निबंध को समझने में बहुत सहायता होगी, और मैं ये चाहूँगा कि आप मूल रूप में भी इस निबंध को अवश्य पढ़ें, क्योंकि जब बेटे हम मूल रूप में किसी कृति का, किसी रचना का अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत सी बातें जो हैं वो स्वयं में भी पता चल जाती हैं, ठीक है। और लेखक के विचारों के बारे में, लेखक की भाषा के बारे में, और लेखक का जो जीवन है उसका प्रभाव उस रचना पर कैसे पड़ा, ऐसी बातों के बारे में हमें बहुत ज्ञान मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही हम मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ अपने इसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत डॉक्टर हिंदर कुमार की ओर से सादर प्रणाम, नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।